एलएसी पर भारत चीन के समझौते पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आरोपों का आज पहले रक्षा मंत्रालय और फिर विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया। रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर पैंगोंग झील के पास दोनों देशों की सेनाओं की वापसी को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम पर स्थिति साफ की। पैंगोंग लेक के फिंगर 4 ही नहीं, फिंगर 8 तक भारत की जमीन है। फिंगर 8 तक भारतीय सेना को पेट्रोलिंग का अधिकार है। फिंगर 4 तक के इलाके को ही भारतीय बताना गलत है। फिंगर 3 के पास धन सिंह थापा भारत की स्थायी पोस्ट है। फिंगर 8 के पूरब में चीन का पोस्ट है। नए समझौते के मुताबिक दोनों सेनाएं फॉरवर्ड पोस्ट से परमानेंट पोस्ट पर जाएंगी। भारत ने कोई क्षेत्र नहीं खोया है। भारत ने एलएसी पर एक तरफा कब्जे को रोका है। रक्षा मंत्री ने साफ कहा, समस्याएं सुलझाना अभी बाकी है। हॉट स्प्रिंग, गोगरा देपसांग और दूसरे मुद्दों पर चर्चा बाकी है। एलएसी को लेकर भ्रामक खबरें फैलाना सही नहीं। जवानों के बलिदान पर संदेह सेना का अपमान है। इससे पहले राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि भारत ने चीन को अपनी जमीन दे दी है। प्रधानमंत्री जी चाइना के सामने झुक गए। वो सफलता है चाइना की, हिंदुस्तान की नहीं। बट वो हमारे घर के अंदर आए हैं। पूरी दुनिया कह रही है कि चाइना हमारे घर के अंदर आए हैं और हमने उनको अपना घर दे दिया। आत्मनिर्भर रक्षा नीति के तहत प्रधानमंत्री मोदी 14 फरवरी को उन्नत अर्जुन टैंक मार्क 1 देश को समर्पित करेंगे। हाल ही में रक्षा मंत्रालय की बैठक में ऐसे 118 टैंक को भारतीय सेना में शामिल करने का फैसला किया गया था। 8,400 करोड़ रुपयों की कीमत वाले ये टैंक सेना को जमीन पर भी दुश्मनों पर बड़ी बढ़त दिलाएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी एक दिन के दौरे पर 14 फरवरी को तमिलनाडु और केरल जाएंगे। वो चेन्नई के अवाड़ी में डीआरडीओ द्वारा विकसित टैंक को सेना को सौंपेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री चेन्नई मेट्रो की पहली फेज की एक्सटेंशन का उद्घाटन करेंगे, जो एयरपोर्ट को रेलवे स्टेशन से जोड़ेगी। इसके बाद चेन्नई बीच से अट्टीपट्टू तक चलने वाली रेलवे लाइन की शुरुआत भी करेंगे। तमिलनाडु के चेन्नई के बाद प्रधानमंत्री केरल के कोच्चि जाएंगे, जहां वो कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने आज राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सभापति वेंकैया नायडू ने दिनेश त्रिवेदी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। राज्यसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान दिनेश त्रिवेदी ने पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा के विरोध में इस्तीफे का ऐलान किया। मैं आज यहाँ से इस्तीफा दे रहा हूँ और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा जिस प्रकार लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित दें। माननीय इस्तीफा देने के बाद दिनेश त्रिवेदी को बीजेपी ने पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया। दिनेश जी ने टीएमसी से इस्तीफा दिया है, पर अभी हमसे कोई चर्चा नहीं हुई है, पर यदि वो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। दिनेश त्रिवेदी ने बीजेपी में शामिल होने पर अभी कुछ भी कहने से इनकार किया है। विचार करेंगे ये तो कह सकते हैं जी न्यूज़ पर। क्या होता है तो विचार, पहले हम अपने आप पे तो चले जाए, क्योंकि अब तक तो जकड़े हुए थे ना। पहले अपने आप को फ्रीडम मिले। बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों को 3 लाइन व्हिप जारी किया है। बीजेपी ने लोकसभा के सभी सांसदों को कल सदन में मौजूद रहने को कहा है। बताया जा रहा है कि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पर जवाब देंगी। आपको बता दें कि बजट सत्र के पहले चरण के 2 दिन अभी बाकी हैं। इस बार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से सदन का कामकाज करीब 100% रहा है। 4 दिन लोकसभा में हंगामा हुआ, जिसके कारण 2 फरवरी से 5 फरवरी के बीच औसत कामकाज महज 10% ही हुआ। लेकिन 8 से 11 फरवरी के बीच सत्र ने भरपाई की और औसतन कामकाज 164% पहुंच गया। 29 जनवरी से 11 फरवरी के बीच कामकाज 96% रहा। बजट सत्र के बचे हुए 2 दिनों में कामकाज का आंकड़ा 100% के पार कर जाने का अनुमान है। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट चर्चा पर जवाब दिया। निर्मला सीतारमण ने बजट और सरकार की उपलब्धियों की बात करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि अगस्त 2016 से जनवरी 2020 तक यूपीआई के जरिए डिजिटल लेन देन की संख्या 3.6 लाख करोड़ से अधिक हो गई है। और उन्होंने कहा कि यूपीआई भुगतान को बढ़ावा किसी दामाद के लाभ के लिए नहीं दिया गया है। More than 3.6 lakh crores UPI is used by who? The rich? The corporate? No, not at all. Is this government creating UPI, facilitating digital transactions to benefit some rich cronies, some damads? Not at all. निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस पर राज्यसभा में कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल ने वित्त मंत्री पर तंज कसा। I want to congratulate the finance minister for at least accepting the fact that we want to make India Atmanirbhar, not yet Atmanirbhar.
कांग्रेस के सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता होंगे। राज्यसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने आज खड़गे के नाम पर मुहर लगाई। राज्यसभा के सभापति एवं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी खड़गे का नाम मिलने की पुष्टि कर दी है। गुलाम नबी आजाद की जगह मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता बनेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे 2014 से 2019 के बीच लोकसभा में कांग्रेस के नेता थे। 2019 में लोकसभा का चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया था। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में 10 फरवरी को हुई रिंकू शर्मा की हत्या के मामले में परिवार का आरोप है कि रिंकू की हत्या धार्मिक कारणों से की गई है। सर, मेरा बेटा जय श्री राम की वजह से लिया है। मुझे इंसाफ चाहिए। जैसे मैं रो रही हूँ, उनका घर भी रोना चाहिए और उसका घर सील कर दो, वो इस गली में नहीं रहेगा। मेरे को 2 बच्चों का डर है। दिल्ली पुलिस ने रिंकू शर्मा के मर्डर की धार्मिक वजह को खारिज कर दिया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि कारोबारी दुश्मनी की वजह से रिंकू शर्मा की हत्या की गई। रिंकू की हत्या के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब तक की तफ्तीश में जो पता चला है कि शुरुआती घटना की शुरुआत उस बर्थडे पार्टी की लड़ाई झगड़ा से हुई थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम तमाम चीजों को जांच कर रहे हैं। रिंकू शर्मा की हत्या के दिन का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें रिंकू शर्मा के घर में हमलावरों को देखा जा सकता है। इलाके में तनाव को देखते हुए बीएसएफ को तैनात किया गया है। बीजेपी ने दिल्ली में हो रही हत्या की घटनाओं पर सवाल उठाए हैं। ये दिल्ली में कोई पहला इस प्रकार का अपराध नहीं है। चाहे वो ध्रुव त्यागी जी हो, अंकित सक्सेना जी हो, राहुल हो आदर्श नगर के, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा हो, ऐसी कितनी ही हत्याएं पिछले 2-3 सालों में दिल्ली में हुई हैं। एक ही प्रकार से सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा चिन्हित किए गए 97% से ज्यादा अकाउंट्स को ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया। ये वो अकाउंट्स हैं जिनकी शिकायत आईटी मंत्रालय ने की थी कि इन ट्विटर अकाउंट से किसान आंदोलन के दौरान भड़काऊ और फेक न्यूज फैलाने का काम किया गया। सरकार का आरोप है कि इन सभी अकाउंट्स को खालिस्तान और पाकिस्तान के साथ हमदर्दी रखने वालों का समर्थन हासिल है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने ट्विटर को कुल 1435 ट्विटर अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी, जिनमें से अब तक 1398 अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया, जबकि विवादित हैशटैग के लिए सरकार ने 257 हैंडल्स की भी लिस्ट ट्विटर को सौंपी थी, जिनमें से 220 को ब्लॉक किया जा चुका है। ट्विटर के इस एक्शन के बाद अब सरकार के साथ उसके टकराव में कमी आने की संभावना है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.